सब कुछ जानते हुए भी अकल पर पत्थर क्यों पड़े हैं तुम्हारी। सब कुछ जानते हुए भी अकल पर पत्थर क्यों पड़े हैं तुम्हारी। अगर मंदिर से दान पेटी हटा दी जाए तो भगवान नाराज होगा या पुजारी। ये लड़ाई इतनी ही आसान होती तो ज्योतिबा फूले के दौर में पूरा भारत ज्योतिबा फूले के पीछे खड़ा हो गया होता। ये लड़ाई इतनी ही आसान होती तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध उन्हीं की जाति के लोगों से नहीं करवाया गया होता। इस लड़ाई को अगर जीतना है तो विचारधारा को अपना नायक बनाइए। व्यक्ति को नायक बनाने का खतरा यह है कि व्यक्ति को या तो कमजोर कर दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा, झुका दिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा। लेकिन जब विचार केंद्र में होता है तो व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति ले लेता है। लेकिन सवाल इस बात का है साथियों, व्यक्ति नहीं विचार खतरे में है। पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया तो आजमगढ़ से बस से जाया करते थे। जहां बस रुकती थी एक आदमी बीच में आता था और ऐसे ही एक पर्चा सबको पकड़ा के चला जाता था। उस पर्चे पर कुछ भी लिखा होता था ऊपर कथा, और नीचे लिखा होता था कि इस पर्चे को देख करके कुछ लोगों ने मुफ्त में 1000 पर्चा छपवा कर घर घर बांटा। उनके घर बहुत बड़ी खुशखबरी आई, रुका हुआ काम बन गया। और 2 लोगों ने पर्चा देख करके फाड़ के फेंक दिया। 24 घंटे में उनके घर अनहोनी हो गई। अब बताइए उस पर्चे का आप क्या करेंगे। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जलाने चले हैं। गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, जालिमों से लोहा बजाने चले हैं। हमें और ज्यादा न छेड़ो ए जालिम, मिटा देंगे जुल्म के ये सारे नजारे, या मिटने को खुद हम दीवाने चले हैं। हम सोए वतन को जगाने चले हैं। हमारे यहाँ आज हम उस चौराहे पर खड़े हैं कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में हम यादव समाज के लोगों को भी नहीं समझा पाए कि दलित बहनों की अगर शादी जा रही है तो यादव समाज के लोग उस पूरे परिवार पर हमला कर देते हैं और बारात वापस लौट जाती है, शादी टूट जाती है। कितने यादव संगठनों ने पर्चा लिख करके कहा कि यह गलत हुआ है और हम उसका विरोध करते हैं। आलोचना अपने घर से भी होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में मैं जब बोलने गया तो मुझे वहां के दलित समाज के, ओबीसी समाज के लोगों ने एक पर्चा पकड़ाया जो एक नोटिफिकेशन था कि अब बीए के कंपलसरी पेपर में ज्योतिष विज्ञान पढ़ाया जाएगा, और वो वैज्ञानिकों का कार्यक्रम था। आपके शिक्षा का सिलेबस पूरी तरह से कम्युनलाइज कर दिया गया है, आपको पता ही नहीं। ये एक वैचारिक कार्यक्रम है। शिक्षा और संविधान के बहाने अपने मौजूदा वक्त के सबसे बुनियादी सवालों पर बात करने की जरूरत, जिसकी पूरे देश को जरूरत है। बिहार और उसमें भी भागलपुर के लोग इसकी पहल कदमी करते हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। जिस दौर में मैं जिस विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखता हूं, उस विश्वविद्यालय ने कोर्ट को ये कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखा सकते किसी को। कोर्ट मांगेगा तो उन्हें ही दिखाएंगे कि उनकी डिग्री ओरिजिनल है कि फर्जी है। ऐसे वक्त में शिक्षा पर बात करना अपने आप में एक जन प्रतिरोध की बात करता है, और इस जन प्रतिरोध में मैं अपने को शामिल मानता हूं, क्योंकि ऐसे वक्त में शिक्षा ही खतरे में है। बिहार में चुनाव तो कुछ दिन बाद होगा, लेकिन भाजपा और आरएसएस के स्टार प्रचारक पहले ही बिहार भेज दिए गए हैं, और पूरे बिहार में घूम घूम के वो कथा कह करके पहले जमीन की जुताई बुआई शुरू कर दिए हैं, जिसमें बीजेपी आकर के अपने वोटों की फसल काटेगी। और 3-3 बाबाओं को ऐसे काम पर लगाया गया है, जिसमें से एक का धाम है, और पिछले दिनों प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति उस धाम में जा चुके हैं और उसको वैधता प्रदान कर चुके हैं। जिसकी डिग्री का पता नहीं, जो शिक्षा की बात नहीं करता, जो इस देश में सीधा अंधविश्वास
और पाखंड फैलाने का काम करता है, देश का सबसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति उनके मंच पर खड़ा होकर के उसे वैधता दे रहा है, फिर शिक्षा की बात कौन करेगा? फिर डिग्रियों की जरूरत किस बात की है? फिर जो डिग्री पाए हुए लोग हैं और ओरिजिनल डिग्री लिए लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। जब वैकेंसी आएगी तो पेपर लीक होगा, पेपर लीक होने के बाद आंदोलन करिए। इसी बिहार के गर्दनी बाग में छात्र अभी भी आंदोलन कर रहे हैं कि उनका जो पेपर लीक हो रहा है, उनके साथ नौकरी की धांधली है, ये गलत है। फिर ऐसे जरूरत किस बात की होगी कि शिक्षा की अहमियत कौन बताएगा? वहां चंद मुट्ठी भर लोग हैं। ऐसे वक्त में हम शिक्षा की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जब शिक्षा के वजूद पर ही खतरा मंडरा रहा। एक समय था जब लोग अपनी जगह जमीन गिरवी रख करके सरकारी स्कूल में जहां फीस नहीं लगती थी, नाम मात्र की लगती थी, देश गरीब था तो मुफ्त में शिक्षा देता था। देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बनने का दावा कर रहा हो और शिक्षा को बेच दिया हो। अब जिसकी जेब में पैसा है उसी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, और जिसकी जेब में पैसा नहीं है, बिहार में भी एक खबर आई कि 700 सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा। अब नए स्कूलों की जरूरत क्या है? ऐसे विपरीत वक्त में यह शिक्षा सम्मेलन बचाने का हो रहा है। हम जिस विश्वविद्यालय से पढ़ करके इस देश में कलम और किताब हाथ में लिए, तो इस देश में कुदाल फावड़ा चलाने वाले, हाथ से मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले तबके के लोग 90 के बाद तो पहली बार व्यवस्थित तौर पर देश के विश्वविद्यालयों तक पहुंचना शुरू हुए। आज भी देश के विश्वविद्यालयों में 4% प्रोफेसर ओबीसी कम्युनिटी के हैं, केवल 4%। और आबादी कितनी है ओबीसी की? पता नहीं। देश में पशु पक्षी कितने हैं, पौधे कितने हैं, नदी नाले कितने हैं, ये पता है, लेकिन देश में हर तबके की आबादी कितनी है ये आज भी पता नहीं। फिर भी देश पॉलिसी बना रहा है, क्योंकि जाति जनगणना नहीं हो रही। और जाति जनगणना होती तो एक सच आईने की तरह सामने खड़ा होता, और वो सच छिपाया जा रहा है। इसीलिए तो मजहब को खतरे में बताया जा रहा है, इसीलिए तो सारा विमर्श धर्म पर किया जा रहा है, ताकि लोग अपने शिक्षा और रोजगार के बुनियादी बातों को भूल जाए। इसलिए मैं फिर से बधाई दूंगा इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए पूरी आयोजन समिति का, कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा और संविधान बचाने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई और हिम्मत देना चाहता हूं, और आप सबको भी इस बात का शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ लोग थोड़ी देर पहले कह रहे थे, और उसका जवाब चूंकि रिंकू जी ने दे दिया तो मैं उसको दोहरा कर वक्त जाया नहीं करना चाहता, लेकिन एक गुजारिश जरूर करूंगा। जब लड़ाई इतनी बड़ी हो, जब लड़ाई इतनी गहरी हो, बहुत विपरीत परिस्थितियों के सामने खड़ी हो, तो फिर थोड़ा धैर्य और थोड़ी समझदारी की जरूरत होगी। एक व्यक्ति या एक भाषण से अगर समाज बदलना होता तो हमसे अच्छा भाषण देने वाले जाने कितने लोग आए, हमसे अच्छा भाषण देने वाले भी और बहुत लोग हैं, और हमारे बाद भी आएंगे। वो एक गाना आप लोगों ने भी सुना होगा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मैं तो कई बार सोचता हूं, अगर ये लड़ाई इतनी आसान होती तो जिस समय तथागत बुद्ध लड़ रहे थे वो लड़ाई जीत ली गई होती। अगर ये लड़ाई इतनी आसान होती तो संत कबीर, संत रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना, इन तमाम संत आंदोलन के समय भी वो लड़ाई जीत ली गई होती। ये लड़ाई इतनी ही आसान होती तो ज्योतिबा फूले के दौर में पूरा भारत ज्योतिबा फूले के पीछे खड़ा हो गया होता। ये लड़ाई इतनी ही आसान होती तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध उन्हीं की जाति के लोगों से नहीं करवाया गया होता। ये लड़ाई इतनी ही आसान होती तो जिस समय इसी बिहार में त्रिवेणी संघ बना
1930-40 के दशक में काम कर रहा था और वो भी 3 जातियों की रहनुमाई अगुवाई में कर रहा था, लेकिन बात 90% लोगों की कर रहा था। त्रिवेणी संघ के पीछे पूरा बिहार खड़ा हो गया होता। अगर ये लड़ाई इतनी आसान होती तो अर्चक संघ उत्तर प्रदेश और बिहार में बना और उन तमाम नारों और आंदोलनों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। समाजवादियों का आंदोलन खड़ा हुआ, डॉक्टर लोहिया के पीछे सारे खड़े हो गए होते, बाबू जगदेव प्रसाद के साथ खड़े हो गए होते। हम तो कई बार सोचते हैं ये लड़ाई इतनी आसान होती तो मंडल और कांशीराम तक ये ऐतिहासिक निर्णय का दौर था, लड़ाई हम जीत चुके होते। मगर कहीं तो मुश्किल है कि लड़ाई हम जीत नहीं पाए। कहां कमी रह गई, बात इसी पर होनी। इसलिए एक व्यक्ति या एक भाषण से यह लड़ाई नहीं जीती जाएगी और इस बात को हम भी दोहराना चाहते हैं। इस लड़ाई को अगर जीतना है तो विचारधारा को अपना नायक बनाइए। व्यक्ति को नायक बनाने का खतरा यह है कि व्यक्ति को या तो कमजोर कर दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा, झुका दिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा। लेकिन जब विचार केंद्र में होता है तो व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति ले लेता है। और उसका एक खतरा यह भी नहीं होता कि बीजेपी और आरएसएस में भी बहुत सारे यादव लोग हैं, लेकिन आप हमको सुनने आए हैं, इसका मतलब हमारी जाति की बात हमारे यहां नहीं होने वाली। हम विचारधारा को केंद्र में रखते हैं। जो विचार में हमारे खेमे में है हम उसे ही अपना साथी मानते हैं। बाकी भाई भी अगर दूसरे खेमे में है तो उसको हम अपना वैचारिक साथी नहीं मानते। इसलिए मेरी पहली गुजारिश, बहुत धैर्य और हिम्मत की जरूरत है। हमारे पहले तमाम बहुत गंभीर वक्ताओं ने गंभीरता पूर्वक तमाम बातें कह दी। अगर आप हमें सम्मान देना चाहते हैं तो इन कुछ कपड़ों के, रेशम के कपड़ों से, कुछ फूल मालाओं से या मेरे भाषण की चंद लाइनों पर ताली बजा देने से वो सम्मान मुझे नहीं मिलेगा। सम्मान असली वो है कि ये कार्यक्रम जब खत्म हो तब ये सम्मेलन शुरू हो और गांव-गांव इसकी चर्चा करिए और आने वाले खतरों से समाज को बचाइए। तब जाकर के हमारा सम्मान होगा और तब जाकर के विचार की लड़ाई आगे बढ़ेगी। और इसका खतरा उठाने के लिए थोड़ा धैर्य तो दिखाना पड़ेगा। 4 घंटे अगर कार्यक्रम में बैठना हो तो थोड़ा सा तो हिम्मत होनी चाहिए। अब कोई कथावाचक होता और कहता कि चुपचाप बैठ के सब कथा सुने, जो खड़ा होकर कथा सुना अगले 24 घंटे में कोई बुरी खबर उसको सुनने को मिलेगी, आप तुरंत बैठ जाओगे। वहां तो आप नहीं बोलोगे कि हम तो उन्हीं को सुनने आए। मैं तो अभी आदरणीय उदय प्रताप जी से यही कह रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि ब्याह शादी होती है 4 घंटा बैठ करके जो होता है काम समझ में एक भी नहीं आता, डर के मारे चुपचाप बैठे रहोगे और आप खड़े होगे तुरंत डांट के बैठाएगा कि अभी अनहोनी हो जाएगी तो कुछ नहीं करोगे, आप भी डर के मारे बैठ गए। पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया तो आजमगढ़ से बस से जाया करते थे। जहां बस रुकती थी एक आदमी बीच में आता था और ऐसे ही एक पर्चा सबको पकड़ा के चला जाता था। उस पर्चे पर कुछ भी लिखा होता था ऊपर कथा, और नीचे लिखा होता था कि इस पर्चे को देख करके कुछ लोगों ने मुफ्त में 1000 पर्चा छपवाकर घर घर बांटा। उनके घर बहुत बड़ी खुशखबरी आई, रुका हुआ काम बन गया। और 2 लोगों ने पर्चा देख करके फाड़ के फेंक दिया, 24 घंटे में उनके घर अनहोनी हो गई। अब बताइए उस पर्चे का आप क्या करेंगे? अब ये हम लोगों के बचपन में ही होता था। धर्म के नाम पर आपकी हिम्मत नहीं खुलती और वैचारिक जगह पर थोड़ा सा भी अगर मन का नहीं हुआ, जितने लोग भाषण दिए मजबूरी में देते हैं, सही बात होना हो तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे। क्योंकि अगर एक को भाषण दिलवाया 2 को नहीं दिलवाया तो बाकी दोनों के लिए यही होगा कि बहुत खर्चा हो गया टेंट माइक पर, विचार का तो वह कोई काम ही नहीं हुआ। और जो भाषण दिया वो कहेगा गजब का कार्यक्रम था, अब लगता है कुछ होगा। हमारी नाक लंबी हो गई है, दिल बहुत छोटा हो गया है। इसलिए मैं अपने वक्तव्य को किसी और की आलोचना की बजाय थोड़ा सा आईना सामने रखकर बात करना चाहता हूं। आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। और हम लोग दूसरे की तरफ आईना दिखा रहे, नहीं साहब कहीं तो कुछ चूक हमसे हो गई। मैं पश्चिम उधर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जाता हूं, एक निवेदन बिहार से बहुत उम्मीद है। इतना वैचारिक कार्यक्रम शानदार हुआ, इसलिए अपनी एक दिल की बात साझा करता हूं। जब वहां कार्यक्रम होता है शिक्षा संविधान पर, 2 या 3 लोगों को वो मंच पे बिठाते हैं। एक जो अध्यक्षता कर रहा होता है, एक जो मुख्य वक्ता होता है जिसको पूरा समय देते हैं, और एक संचालक।
और कितना भी वरिष्ठ व्यक्ति वो सामने बैठा रहता है, बिना भाषण दिए जाता है, लेकिन खुश होकर जाता है, क्योंकि वहां ट्रेनिंग है कि आंदोलन का कार्यक्रम कैडर की तरह कैसे होता है। हमारे यहां मुश्किल ये है कि इतना बड़ा कार्ड पर छपवाया गया, 2-2, 4-4 मिनट नाम लिखा गया, और फिर भी अगर कोई छूट जाएगा कोई, और इसमें से कोई कम सम्मान का तो भागीदार है नहीं। हर व्यक्ति अपनी अहमियत रखता है। हम तो वैसे भी बाहर से आए हैं, आपको तो रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है। यहां क्या उत्तर भारत में हम अभी सांस्कृतिक तौर पर इतने मजबूत नहीं हो पाए हैं कि अपनी नाक छोटी और दिल बड़ा कर सके? थोड़ा सा मूल्यांकन करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। क्या इसके बाद एक मंच और एक भाषण से अगर काम बन जाता तो अभी जितना पोस्टर लगा है वहां जाके देखिएगा, कथा सुनने लाखों की भीड़ जाएगी। और इतना ही अगर अच्छा होता तो ये कार्यक्रम किसी रामलीला मैदान जैसे मैदान में होता और 5,000 10,000 लोग होते, तब हमें लगता कि हाँ ये बड़ा है, इसमें भाषण देने की कोई बात है। आज जरूरत एक लक्ष्मण यादव की नहीं है, हर गांव में एक व्यक्ति हमसे अच्छा समझाने वाला होना चाहिए। पूरा मैदान आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन, मेरी गुजारिश पूरी विनम्रता के साथ है, कौन सी नई बात ऐसी हम कह देंगे जो आदरणीय उदय जी नहीं कर रहे हो, या पासवान जी ने नहीं कहा हो, रिंकू जी ने नहीं कहा हो, या जितने भी सम्मानित वक्ता कहे हो, नहीं। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों का एक मनोवैज्ञानिक असर होता है, और मनोवैज्ञानिक असर यह होता है कि जब विपरीत समय में लड़ाई की बात हो तो ऐसे आयोजन में जब आप समय निकाल कर आते हैं तो हिम्मत लेकर लौटते हैं कि आप लड़ने वाले अकेले नहीं है, इतने लोगों का हुजूम साथ है, तो इसके बाद ये कार्यक्रम कामयाब माना जाता है। इसलिए मेरा निवेदन, मेरी गुजारिश है, बाहर तो आप बोलेंगे नहीं और यहां चाहेंगे कि फलाने आए, जो बोलना लक्ष्मण यादव बोले, मुकदमा होते नहीं के ऊपर हो। हमारे ऊपर क्यों? क्योंकि आप बयान इनका रहेगा, माइक पर भाषण ये दे रहे होंगे, और हुआ भी है हमारे ऊपर, लेकिन उससे डरने वाले नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है साथियों, व्यक्ति नहीं विचार खतरे में है। हमारी नौकरी खतरे में थी, चली गई, फिर भी शान और शौकत से जिंदा है, और पिछले बार की तुलना में ज्यादा तेवर के साथ अपनी बात कहते हैं। हम तो नहीं कहीं गए, लेकिन अब जो संकट सबसे बड़ा है कि आने वाले वक्त में लोगों को नौकरी मिलेगी या नहीं, इसके लिए बचाने कौन आएगा? हम तो एक बात कहना चाहते हैं, बाकी लोग बहुत कम होते हैं जो घर फूंक करके तमाशा देखते हैं। संत कबीर ने किसके लिए लिखा? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रो आप ना चलो हमारे साथ। ताली बजा करके अगर आप पीछे अपनी कुर्सी, अपना पद, अपना तमाम तरह की चीजें बचाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि भगत सिंह आपके हिस्से का कोई और बन जाए, अंबेडकर आपके घर में पैदा ना हो, पड़ोसी घर में पैदा हो, और आप उसके बाद शिकायत भी इसी मंच पर आके करेंगे। इसलिए शिकायतें तो बहुत हैं, रास्ता क्या है? रास्ता है हर एक जगह पर ऐसे वैचारिक प्रबोधन, वैचारिक कार्यक्रम अब अपने से आयोजित करें। सड़क चौराहे पर बैठे, हम लोग बैठ के क्या करते हैं? 2-3 काम हमारा पहला है। सबसे पहले अपनी जात बिरादरी और अपने आसपास के जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनकी आलोचना पर पहला काम। हमारे नेताओं ने ये गलती कर दी, लेकिन चौराहे पर बैठकर इसका फायदा किसको मिलेगा? और बिना गलती का कोई नेता हो तो बता दीजिए। वो इसलिए कामयाब हैं क्योंकि उनका वैचारिक संगठन और सामाजिक सांस्कृतिक लड़ाई उनकी मजबूत हो गई। 100 साल दिया उन्होंने अपने संगठन को, और नागपुर में आज वो संगठन इतना मजबूत है, दिल्ली में जो ऑफिस बनाया है उसने, हजारों करोड़ रुपए दिल्ली से लेकर पूरे देश में उनकी ऑफिस बन गई। और आपके यहां भी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, चाहे वो उनके सांस्कृतिक संगठन की, और हम अपने सांस्कृतिक संगठनों को बचा भी नहीं पाए। कहां है बाबू जगदेव प्रसाद का वो संगठन जो उन्होंने शोषित समाज दल नाम से बनाया रहा होगा? कर्पूरी ठाकुर, जिनको ये कितना वैचारिक कार्यक्रम है, जितने लोगों को समर्पित है। मेरे हाथ में किताब आई तो इस पूरे सफर में इस किताब को पढ़ गया, और पढ़ते हुए मैं सोचा, इस किताब की शुरुआत में एक लाइन लिखी है जिसके नीचे कर्पूरी ठाकुर का एक गीत है। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जलाने चले हैं, गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, जालिमों से लोहा बजाने चले हैं, हमें और ज्यादा न छेड़ो ए जालिम,
मिटा देंगे जुल्म के ये सारे नजारे, या मिटने को खुद हम दीवाने चले हैं, हम सोए वतन को जगाने चले हैं। और ये कर्पूरी ठाकुर का नारा लिखा हुआ। चले गए कर्पूरी ठाकुर, और आज लड़ाई कहां है? और आधी बात जो मुझे कहनी थी वो हमारे पूर्व के दोनों वक्ताओं ने कह दी, और रिंकू जी ने कह दिया। इसी किताब में वो गालियां लिखी हुई हैं आरक्षण लागू होने के बाद जो कर्पूरी ठाकुर को दी गई। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां। और उसके आगे क्या हुआ? और जिसने गाली दी वही सम्मान कर रहा है। अब जरा आईना अपनी तरफ घुमाइए। हमारी थोड़ी सी भी आलोचना कोई कर देता है तो उसके साथ हम बैठना पसंद नहीं करते। थोड़ी सी आलोचना, 10 में 8 बात हमारी एक होती है। 1 या 2 जगह पर हम अगर अलग होते हैं तो हम उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते, उसके खिलाफ 4 मोराए उनके खिलाफ बोलते हैं। और वो क्या कर रहा है? MA BA पास करेंगे और कर्पूरिया को बांस करेंगे। जब गाली देना था तो गाली दिया, अपमानित किया, और जब मौका था वोट लेकर के आपस में पिछड़ी जातियों को लड़ाने का तो देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दे दिया। चित भी मेरी, पट भी मेरी। अगर राजनीति सीखनी है तो वहां देखिए ना वो कैसे राजनीति कर रहे हैं। और इसी में वो इतिहास है। क्या गलती थी कर्पूरी ठाकुर की? साल 1970, अभी उन्होंने, रिंकू जी ने जो बात कही है, इस कार्यक्रम का मजमून यही है। बिहार किस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है इतिहास पढ़ करके। और मैं इस कार्यक्रम से शिकायत भी करूं आपकी, थोड़ी 1-2 और शिकायत सुन लीजिए। इस कार्यक्रम में जितने लोग आए उनकी औसत उम्र निकालिए 40 से 50 साल के ऊपर होगी। नौजवान कहां है? ये नौजवान बैठे हैं अभी। गौतम प्रीतम जी पिछली बार इन्होंने भागलपुर में, बिहपुर में बुलाया था, एक गजब बहुत अच्छा सामाजिक न्याय सम्मेलन किया था। लेकिन हमारी उम्र के, हमारे सामाजिक दलित पिछड़े घरों के नौजवान कहां हैं? और महिलाएं कहां हैं? मंच पर तो एक भी महिला नहीं। कहां है पिछड़ा पावे 100 में 60 और हमारी 90% भागीदारी? क्यों नहीं है? इस आयोजन स्थल में 4-5 महिलाएं हैं, उसके अलावा बाकी लोग, क्योंकि बाकी लोग क्रांति करने यहां आए हैं। महिलाएं घर पर रहेंगी और बाद में कहेंगे कि घर वाली नहीं समझती। इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई हमने कहां लड़ी? आप इतना बड़ा कार्यक्रम करने में आप पूछ कर देखिएगा चंदा कितने लोगों ने दिया होगा। मैं और अंदर का सवाल पूछ देता हूं, कितना मुश्किल होता है ऐसा कार्यक्रम करना, लोगों को जुटाना, एक एक व्यक्ति को बुलाना। एक शादी घर में पड़ जाए तो उसकी तैयारियों में कितनी होती है आपको अच्छे से पता है। और जो लोग ये कार्यक्रम करते हैं उनको तो चुनाव भी नहीं लड़ना होगा। अभी तो फिलहाल मुझे यही पता है। वैचारिक कार्यक्रम कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े। और शिकायत भी हमको मंच मिल जाएगा तो मुनिस करेंगे। तो हम गुजारिश करने आए कि नौजवानों को, महिलाओं को कौन बुलाएगा। इसलिए रिंकू जी ने जो बात कही वही मैं दोहरा रहा हूं कि आप बहुत सम्मानित लोग हैं। और कई बार ऐसे कार्यक्रमों की दिक्कत भी होती है, जो समझदार आ गया है हम उसी से शिकायत भी करते हैं। तो सामने वाला बोलेगा कि हम तो आए हैं, आप हम क्यों शिकायत कर रहे हैं? तो बाहर वाले को करना आपकी जिम्मेदारी, हमारी शिकायत आगे तक पहुंचाइएगा। भाई यहां से बात आगे कैसे जाएगी? और अगली बार जब कार्यक्रम हो तो आप भी जरा इसको अपने जुनून की तरह ले आइए। आप अकेले कुर्ता पजामा झाड़ के मत आइए, अपनी गाड़ी में 10 आदमी बैठा के आइए। और जिस बिरादरी के हैं उसमें से 2 आदमी ज्यादा आपकी बिरादरी का ना हो, तब जाकर के वंचित 90% की एकता बनेगी। और कार्यक्रम में लेके गाड़ी खड़ी कर दीजिए। बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूं, अभी तो सैद्धांतिक बात कही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि व्यवहारिक जगह पे हम चूक जा रहे हैं। और लड़ाई हमें जिनसे लड़नी है वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रहा है। खतरा देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आने वाली, महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती आने वाली। 11 अप्रैल और 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री का, आरएसएस का, बीजेपी के नेताओं का सोशल मीडिया हैंडल डालिएगा, उसमें देख करके बताइए वो बाबा साहब को देश का सबसे बड़ा मसीहा घोषित करके उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद करेंगे। और सारा काम उनका बाबा साहब फूले साहब के विचारों के खिलाफ करेंगे। और हमारे यहां क्या होता है? हमारे यहां आज हम उस चौराहे पर खड़े हैं
कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में हम यादव समाज के लोगों को भी नहीं समझा पाए कि दलित बहनों की अगर शादी जा रही है तो यादव समाज के लोग उस पूरे परिवार पर हमला कर देते हैं और बारात वापस लौट जाती है, शादी टूट जाती है। कितने यादव संगठनों ने पर्चा लिख करके कहा कि यह गलत हुआ है और हम उसका विरोध करते हैं। आलोचना अपने घर से भी होनी चाहिए। जाति का संगठन किस नाम के लिए बनाया जाता है? केवल इसलिए कि जो कामयाब लोग उनसे सेटिंग बन जाए कि जहां जाए वहां पर सब लोग मन मुताबिक बन जाए। तो जो ताकतवर जाति है वो अपना संगठन तो मजबूत चला लेंगी। अहिर सभा महासभा बनेगी, कुर्मी महासभा बनेगी, कोयरी महासभा बनेगी और 2-4 जातियां मजबूत होंगी, और जो संख्या में कम होगा उसकी महासभा कैसे बनेगी? उसकी हिस्सेदारी कहां है? तो इसलिए जोड़ने के लिए कुछ आलोचना अपने समाज को भी करनी होगी। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करके ये इतिहास बताना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे याद आया कि नौजवान अगर यहां होते तो वो नौजवानों को आप बताना होगा, हमको और आपको, कि जिस खतरे की तरफ रिंकू जी और आदरणीय उदय जी ने इशारा किया और पूर्व के वक्ताओं ने इशारा किया, बिहार केवल चुनाव लड़ने जा रहा है और इसलिए उस मुहाने पर नहीं खड़ा है कि 90 के पहले लौट जाएगा। बिहार में वे ताकतें हावी हो रही हैं जिनसे बिहार पिछले 8 से 10 दशक तक लड़ा था और उनको हाशिए पर रखा था। अब वो ताकतें नए चोले में, नए लिबास में फिर से आपके सामने दस्तक देने को तैयार है और वो पूरी लड़ाई आप हारने के मुहाने पर खड़े। इसलिए नौजवानों को यहां होना था, जिनको मैं इतिहास बताता कि 1970 और 80 का दशक था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने राम नरेश यादव और बिहार में मुख्यमंत्री नाई समाज के बने कर्पूरी ठाकुर। वक्त कम है लेकिन मौका मिले तो पढ़िएगा इतिहास। मैट्रिक पास किया पहला नाई समाज का व्यक्ति, पिता लेकर गए क्योंकि पढ़ाई में मुश्किल आ रही थी, मैट्रिक तक की भी फीस ज्यादा थी। सामंती व्यक्ति सामने खटिया पर बैठा था, पिता जाकर बोले कि जाके बताओ बाबू साहब को, और उन्होंने जाके कहा कि हम मैट्रिक पास कर गए। सामने से आवाज आई, मैट्रिक पास कर गिला आवा गोड़ दबावा। भोजपुरी में समझ रहे हैं इसका मतलब ना? तुम कितनी भी डिग्री ले लो, तुम्हारी जगह हमारे पैर पर है। और वही कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैट्रिक पास करने तक की पूरी पढ़ाई को मुफ्त कर देते हैं। केरल और तमिलनाडु के बाद बिहार वो तीसरा राज्य बनता है जिसमें प्राथमिक शिक्षा मुफ्त कर दी जाती है। कर्पूरी ठाकुर मुफ्त में किताबें बंटवाने का 1977 के आसपास काम करते हैं। और उसी समय कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी आंदोलन, उनका जो नारा लगा था, इसी जगह पर जो नारे लगे थे, क्या नारा था? जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। यही तो नारा यहां का था। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। वही नारे यहां पर इसी बिहार की धरती से, उत्तर भारत की धरती से लगे थे। और वो त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर की विरासत के नारे लगे थे। और वो नारे में एक नारा गूंजा समाजवादियों का, कर खनिया दानों की कीमत आने खर्चे दोहरा हो, अन्न के दाम की घटती बढ़ती आने से भीतर हो, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। वो नारे कर्पूरी जी लगाया करते थे अपनी रैलियों में। अभी मैं उदय जी से एक बात पूछ रहा था कि जब लालू जी रहे होंगे, कर्पूरी जी रहे होंगे, जगदेव बाबू थे और भी तमाम लोग थे, आरएल चंद्रापुरी पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन चलाते थे, बाबा साहब को वहां से यहां बुलाने की कोशिश करते थे। उस समय के पिछड़े ज्यादा समझदार थे। हम लोग यहां तक पहुंचने में कितना देर कर गए, कभी कभी तो मुझे यह समझ में आता है। 1948 में लखनऊ में भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का सम्मेलन होता है और उसके अगुवाई करने वालों में बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया और पिछड़ा वर्ग संघ जो बनाया था आरएल चंद्रापुरी साहब ने, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने, पेरिया ललई सिंह यादव ने, और 1948 में उसकी अध्यक्षता करने के लिए किसको बुलाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लखनऊ में बुलाया था। ये वंचितों शोषितों की एकता तो हमारे पुरखे कितनी बार बनाए, हम ही बार बार चूक गए। और इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उस समय के नारे थे, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60।
और उन चीजों में भी लड़ाई लड़ने के बाद हमारे लोगों ने उस नारे को आगे बढ़ाया। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन नारों को आगे बढ़ाने का काम जगदेव बाबू और उनकी विरासत ने किया। और जब वही काम मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर ने कर दिया, मंडल कमीशन उस समय बना नहीं था, यहां पर मुंगेरी लाल कमीशन और उसके पहले काका कालेलकर कमीशन, जो कि ऐसा कमीशन बना जिसका विरोधाभासी रिपोर्ट थी, लागू नहीं हुई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो 3 कारण बताए थे। पहला हिंदू कोड बिल, दूसरा ओबीसी के लिए बनने वाला कमीशन, आर्टिकल 340 के तहत वादा किया था भारत सरकार ने और नहीं बना रही थी, इसकी नाराजगी में उन्होंने इस्तीफे में अपनी बात लिखी है। और कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता थे, उन्होंने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। अब ये बात हम यहां अपने गांव को समझाएंगे, विचारधारा कौन बताएगा कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाए तो वो किसी दलित का अपमान नहीं होता? अरे भाई, इस देश के हर एक कमेरा की पहचान, सम्मान और अधिकार दिलाने में कर्जा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नायकों का, इसलिए आपको भी खड़ा होना होता है। झूठा इतिहास, गलत इतिहास पढ़ाया जाता है और इसलिए मैं वह इतिहास आपको बता रहा हूं क्योंकि गांव गांव इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। एक गलती की थी कर्पूरी ठाकुर ने कि ओबीसी को जो आयोग बना, उस आयोग के मुताबिक आरक्षण देने का फैसला ले लिया था, जिसकी लड़ाई लड़े थे समाजवादी लोग। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और वहां राम नरेश यादव ने 15% ओबीसी को आरक्षण दिया, 14 से 15%। और ठीक उसी समय कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में, कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण लागू किया और उस समय उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े समाज को और महिलाओं को और तमाम तरह के लोगों को आरक्षण देने का फैसला लिया, तो दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। बताओ ये गालियां किसी मुसलमान? इसमें एक किस्सा लिखा है और उस किस्से में यह है कि कर्पूरी ठाकुर क्या लोग थे साहब, हम लोग तो उसके आगे कुछ है ही नहीं। हम वही है, नाक लंबी लेके घूमते हैं, थोड़ा बहुत टकराती है तो गुस्सा आ जाते हैं, फन जाते हैं। अब उनके कार्यक्रम में जाने लायक नहीं है, वहां तो ठीक नहीं। कर्पूरी ठाकुर फटा कुर्ता पहन करके, एक बार मुख्यमंत्री थे तो सम्मेलन हो रहा था और चंद्रशेखर आए, उस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पहचानो आपके लोगों की विरासत और संघर्ष। घर जा रहे थे, लंबे थे चौधरी चरण सिंह, और जब घर जाने के लिए गए तो दरवाजे छोटे हुआ करते थे, पुराने कच्चे वाले घर, सर टकरा गया। उन्होंने कहा कर्पूरी, इस घर में रहते हो तो मुख्यमंत्री बन गए, घर बनवा लो। उन्होंने कहा कि मीटिंग हुई, उनका पैसे नहीं है। वो जो मीटिंग कर रहे थे उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम कर्पूरी ठाकुर का घर बनवाने के लिए चंदा, यहाँ पर मुख्यमंत्री का घर बन जाए, और वहां पे चंदा के लिए फैलाया गया और खुद कुर्ता अपना फैलाए, और उसके बाद जितना चंदा आया और वो चंदा कर्पूरी जी को दिया गया। जब प्रधानमंत्री लौट गए तो कर्पूरी जी ने अपने सचिव को दिया और कहा कि इसे मुख्यमंत्री कोष में जमा कर दो, बिहार के हर गरीब का जब घर बन जाएगा तो कर्पूरी का भी घर बन जाएगा। और आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दो और उतने से ही उनका वोट ले लो, पिछड़े या तो पिछड़े को लड़ा दो। कितना आसान हो गया उनका काम, क्योंकि हमने अपनी वैचारिक जड़ों को खोखला कर दिया है। हमको पता ही नहीं कि हमारी लड़ाई क्या थी। शहीद बाबू जगदेव प्रसाद को इतने जलालत के साथ हत्या करने वाले कौन लोग थे? विदेशी थे। क्यों नहीं आप आंख में आंख डाल करके बोलते कि उसमें कोई मुसलमान शामिल नहीं था? इसलिए दलितों, पिछड़ों, न तो अंबेडकर का अपमान करने वाला कोई मुसलमान था, न फूले के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा हुआ, न लोहिया का विरोध कोई मुसलमान ने किया था, न कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ कोई मुसलमान था। और आपके यहाँ ऐसे ऐसे लफंडरों को भेज दिया गया है जो आपको समझाते हैं कि मुसलमानों से इस देश को खतरा है। मैं आपसे कहने आया हूं, अपनी विरासत बचाओ, वरना इस देश को दंगाइयों से संविधान को खतरा है। इसलिए संविधान बचाने के लिए आपके बीच में है और इसीलिए रोज मजहब की आग लड़ाई जा रही। एनसीईआरटी से औरंगजेब का सिलेबस हटाया जाएगा और सिनेमा बना करके जहर परोसा जाएगा। और सोचिए, सिनेमा बनाया और एक हास्यास्पद चीज, ये देश जा कहां रहा है? पुराने लोग जानते होंगे और आप लोग जितने हैं, यहीं से लालू जी की याद कभी कभी आती है।
पुराने लोगों के संघर्षों में जैसे कर्पूरी ठाकुर की याद आती है, जगदेव बाबू की याद आती है, वैसे ही लालू जी की भी याद आती है, त्रिवेणी संघ के नायकों की याद आती है। बाद में बदनाम किया गया कि वो तीन ही जाति का सम्मेलन था। और उस समय जब दंगाइयों का रथ चला था और लोग डर रहे थे, सहम रहे थे, उस समय समाजवादियों का वहां पर समस्तीपुर में रथ रोकने की हिम्मत थी। इसलिए उस समय के समाजवाद को हम सलाम करना चाहते हैं कि दंगाइयों के सामने झुका नहीं और दंगों के सामने खड़े हो गए थे। और फिर अचानक जितने नौजवान होंगे उनको पता होगा, और पुराने लोग याद रखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो मौजूदा हैं, ये भी तो समाजवादी पाठशाला से निकले थे। ये तो किस्मत अजीब लिखवा के आए हैं, पता नहीं अगर किस्मत होती भी है तो केहू रहे दुल्हा हुए रही हैं, बारात किसी की भी हो। लेकिन मुझे याद आता है पुराने वाले नीतीश जी की, और मैं एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं। कितना भी बुरा कोई रहे, किसी भी खेमे में रहे, दंगाइयों के खेमे में रहे, बिहार अभी भी उत्तर प्रदेश नहीं बन पाया था। और बिहार वालों, अब आपका फैसले का घड़ी है। अगर इस बार चूके तो बगल में उत्तर प्रदेश में देख लेना, एक मुख्यमंत्री उनके विचार का आ गया, उन्हीं के बीच का आ गया है। तो उसी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं इशारे में कहना चाहता हूं। और इस बार अगर चूके, एक उनका नेता बोला ना कि अटल जी को अच्छी श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा। तब तक दिल्ली से अरे अभी कहां बोलना है, चुनाव के बाद बोलना था, ये बात तुम पहले कहां बोल दिया, वो बयान वापस ले लिया। नहीं नहीं नहीं, हम चेहरा तो इन्हीं को रखेंगे। और उस समय जब समाजवादी नेता थे, और उदय सर मैं आपको बताऊं उनकी पुरानी क्लिप 16 दिसंबर 1992, मैं तारीख बता रहा, और 6 दिसंबर 1992 को हमला किया था वहां बाबरी मस्जिद के ऊपर इन कार सेवकों को ले जाकर के। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि वो गैर कानूनी कृत्य था। ये बात कहने में भी हम डरने लगे कि हमारे पर मुकदमा हो जाएगा। कितना मुकदमा इसी प्रदेश के लोगों को लड़ने के लिए हुआ है। और 10 दिन बाद नीतीश कुमार जी संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि आप ये दंगाई थे, दो तरह का हिंदू है, एक मंडल वाला हिंदू है, कमंडल वाला हिंदू है, और हम कमंडल वाले हिंदुओं के खिलाफ मंडल वाले हिंदू दलितों पिछड़ों को जोड़ करके समाजवाद का परचम पूरे देश में फहराएंगे। ये बात 1992 में नीतीश जी बोल रहे थे। और उसके बाद बड़ी मजेदार बात उन्होंने कही जो मेरे भी जहन में नहीं आई थी। नीतीश जी ने कहा कि जब ये दंगाई रथ लेकर निकले थे तो समस्तीपुर में गरीब का बेटा लालू यादव ने समस्तीपुर में इनके रथ को रोक दिया था और इनको जेल में भेजने का हिम्मत लिया था। नीतीश जी का बयान है ये। अब अगला वाक्य सुनिए, आडवाणी जी बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि दोबारा जब रथ यात्रा शुरू किए तो समस्तीपुर से करना चाहिए था ना, आप बनारस से यात्रा शुरू किए तो यात्रा तो खंडित हो गई, दोबारा आपकी हिम्मत नहीं हुई कि समस्तीपुर से शुरू करिए। अब आप सोचिए क्या सेकुलरिज्म के लिए कमिटेड सोशलिज्म का लोग था, और कह रहे हैं कि आपकी यात्रा इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने की यात्रा है। हम भी अपने लोगों का जब मूल्यांकन करेंगे तो ये बात कहेंगे कि गलती तो आपसे भी हुई कि जब मौका ना आप भी उनके सामने ऑक्सीजन देने के लिए उनके साथ खड़े हो गए। चूक तो हुई ना हमसे। गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, क्या खड़े होकर संसद में पूछा था रामविलास पासवान जी ने कि कोई भी हिंदू धर्म ऐसा बता दो ग्रंथ उनका कि जिसमें हिंदू शब्द लिखा हो। अभी भी मैं कह रहा हूं गूगल करके उनका बयान सुन लीजिए। ये धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। हम याद करते हैं ऐसे नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद को, कर्पूरी ठाकुर को, जगदेव प्रसाद को, और हम याद करते हैं ऐसे रामविलास पासवान को। लेकिन बिहार अब उससे ज्यादा खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि बिहार में उन दंगाइयों ने भी आज परचम अपने ही समाज के दलितों पिछड़ों को आगे खड़ा करके पकड़ा दिया है। सामाजिक न्याय का खतरा सबसे बड़ा यहां है। मुरेठा बांध के कौन गया था, कहा था कि हम इनको मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे तभी मुरेठा खुलेगा, और मुरेठा खुल गया। बिहार किस नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हमारे बीच के लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा होकर के उन्हीं रामविलास पासवान की विरासत के लोगों से बयान दिलवाया जाता है आरक्षण को आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए। 5 साल 10 साल और रुकिए,
आपके घरों के बच्चे बोलेंगे कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज होता है, क्योंकि टेलीविजन से, मीडिया से, किताब से, अखबार से आरक्षण को आपके खिलाफ करवा दिया जाएगा। इस धरती पर केवल एक आरक्षण रहेगा जिसका नाम है EWS यानी सुदामा कोटा। भारत का संविधान यहां से खतरे में है। आपके सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी दो ही जगह तो आरक्षण मिला था, आरक्षण खत्म क्योंकि सरकारी चीजें प्राइवेट हाथों में बेच दी गई। बिहार वालों बचाओगे क्या? सांप्रदायिकता से अपने प्रदेश को आप बचा नहीं पा रहे। तीन गो बाबा अपने काम पर, स्टार प्रचारक आप बीजेपी। मैं खुल के बोल रहा हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन बोलना पड़ेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई राजनीति के बिना अधूरी होगी और राजनीतिक लड़ाई सामाजिक सांस्कृतिक लड़ाई के जीते बिना कभी जीती नहीं जा सकती। ये मेरी मानना है। इन दोनों में एक परस्पर संबंध है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर समाज तैयार हो जाए तो नेता को भी पता रहे कि अगर 90% कमेरा एक तरफ है तो नेता भी सदन में खड़े होकर के आपकी बात करेगा। लेकिन अगर नेता को पता है कि हमारे लोग तो 5,000 10,000 पे बिक जाएंगे तो वो सोचेगा कि ऐसी बात करो जिसपे सब लोग को वोट मिल जाए। और हम उत्तर प्रदेश से आए, वहां हम जानते हैं, वहां पीडीए बना और पीडीए बना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बना और उनको भागीदारी दी गई। और बिहार तो चूक गया, उत्तर प्रदेश ने देश में उस चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया जिस चुनाव में वो दावा करके चुनाव में गए थे कि अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है। उत्तर प्रदेश ने संविधान बचाया है। और किसने बचाया है? पीडीए ने बचाया है, पिछड़े ने बचाया है, दलित ने बचाया है और अल्पसंख्यकों ने बचाया है, गरीब कमेरों ने बचाया है। इसलिए जब संविधान ही नहीं बचेगा तो सामाजिक आंदोलन कैसे होगा? अगर बिहार में संविधान और बचाने वाली ताकतें हारी तो कार्यक्रम होंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में खड़े होकर के गुणगान होगा और असली सवाल पूछने वालों को यह कार्यक्रम से लौटने के बाद तो नोटिस पकड़ा दी जाएगी। मैं जानता हूं कि इस आयोजन में बहुत सारे सरकारी नौकरी वाले लोग शामिल हैं, मजबूरी है। एक कार्यक्रम करके देखिए, 4 दिन बाद मैं तो कई जगह जाता हूं, परेशानी में, मुश्किल में फंस जाता हूं। लोग हिम्मत करके बुलाते हैं कि साहब सच बोलिए, हमारे समाज को सच की जरूरत है। और जैसे ही सच बोल के हम लौटते हैं, उनके ऊपर जब मुकदमे होते हैं तो समाज ही उनके साथ खड़ा नहीं होता, चुप रहता है ना। हम कहां गए? हम तो उधर घूमने गए थे, झारखंड में थे, हम तो गए ही नहीं जैन धर्मशाला। और अकेला पड़ जाता है लड़ने वाला। मैं गुजारिश कर रहा हूं भागलपुर के लोगों, एक फार्मूला, अपने आसपास लड़ने वालों को पहचानिए और उसके साथ खड़े होइए। अगर साथ खड़े नहीं हो सकते तो 4 लोगों को तैयार करिए कि जो लड़ रहा है उसकी हिम्मत बन के उनके साथ खड़े हो जाएं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो चौराहे पर खड़े होकर के उसके बारे में अच्छा बोल करके माहौल बनाइए कि फला लड़ रहा है और उसका साथ हमें देना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आर्थिक और संसाधनों से सहयोग करिए कि लड़ने वाले कमजोर न पड़े। और ये चारों काम न कर पाना तो कम से कम उसका विरोध मत करना, सबसे बड़ा समर्थन आपका यही हो जाएगा। एक तो हमारे सामने लड़ने वाले लोग नहीं बचे और जो लड़ रहा है उसको सबसे पहली चुनौती अपने घर में मिल रही। इसलिए वक्त बहुत ज्यादा हो गया। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं सिलसिलेवार गिना सकता हूं कि महाराष्ट्र में मैं जब बोलने गया तो मुझे वहां के दलित समाज के, ओबीसी समाज के लोगों ने एक पर्चा पकड़ाया जो एक नोटिफिकेशन था कि अब बीए के कंपलसरी पेपर में ज्योतिष विज्ञान पढ़ाया जाएगा। और वो वैज्ञानिकों का कार्यक्रम था। आपके शिक्षा का सिलेबस पूरी तरह से कम्युनलाइज कर दिया गया है, आपको पता ही नहीं। मुगल काल पढ़ाया नहीं जाएगा, सिनेमा बनाकर दिखाया जाएगा ताकि हिंदू बनाम मुसलमान की नफरत। 300 साल पहले जिसको लड़ना था लड़ गए। और मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना के बताया है कि शिवाजी की तरफ से लड़ने वाले कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा मुसलमान सेनापति थे और औरंगजेब की तरफ से लड़ने वालों में बहुत सारे हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू शामिल थे, जिनके आज वारिस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं और वो आपको हिंदू और मुसलमान के लिए लड़ा रहे हैं। अब ये बात कहने की हिम्मत कौन करेगा? वो लड़ाई धर्म बचाने की नहीं थी, वो राजाओं की लड़ाई थी। और 300 साल पहले, 500 साल पहले क्या हुआ, इसका बदला लेने के लिए आपको सिनेमा बना के दिखाया जा रहा है। और आज आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इस पर आप सोच ही ना पाए, इस पर आप समझ ही ना पाए। भीतर से संविधान खोखला,
और शिक्षा खत्म। जब शिक्षा और संविधान दोनों चीज नहीं रहेगा तो गुलाम पैदा होंगे। अगर इतिहास का मूल्यांकन करना है तो मुझे यहां आकर ये भेंट किया लोगों ने, बुद्ध गया महाबोधि मंदिर का इतिहास। 100 साल पहले ये मंदिर जहां था, इस मंदिर के आसपास कोई हिंदू मंदिर नहीं था। आज इस बौद्ध विहार के चारों तरफ हिंदू मंदिर बनाए हैं। बताओ इस सवाल को पूछने में मुकदमा होगा कि नहीं होगा? आप लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर बौद्ध धर्म बचाने के लिए कि भाई हमारी कमेटी में तुम बाहरी क्यों हो, तुम किस मस्जिद में हो, तुम किस गुरुद्वारे में शामिल हो, लेकिन बौद्धिस्ट मंदिर में तुम 4 लोग उसके रहेंगे, 4 लोग हमारे रहेंगे। फिर किस बात का लड़ाई आप लड़ रहे हैं? कितने लोगों को यह पता है और कितने लोग इसके साथ खड़े हो पाए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो लोग आपसे असली चीज लड़ते हुए पाखंड और अंधविश्वास फैलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं और आपको पाखंड और अंधविश्वास में फैलते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा और मैं हिम्मत करके बोल रहा हूं, सब कुछ जानते हुए भी अकल पर पत्थर क्यों पड़े हैं तुम्हारी। सब कुछ जानते हुए भी अकल पर पत्थर क्यों पड़े हैं तुम्हारी। अगर मंदिर से दान पेटी हटा दी जाए तो भगवान नाराज होगा या पुजारी? अब मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता। हाँ, हमसे बुलवाइए और अपने जाकर के भाई थोड़ा जोखिम आप भी लीजिए। कार्यक्रम खत्म हो तो गांव गांव यही बतिया आप भी बोलिएगा। देखिए अगर बिहार में 5 महीने में परिवर्तन ना हो जाए तो बताइएगा, हर गांव में एक एक ऐसा कार्यक्रम करवा दीजिए। भाई थोड़ा हिम्मत लीजिए ना। और हमको 1 महीने बाद फिर आना है भागलपुर, हम आएंगे। हमको एक पर्चा दे दीजिएगा कि 1 महीने में ये 20 जगह पे कार्यक्रम किया, शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन। मत करिए इतना बड़ा कार्यक्रम, 10 लोगों को बैठा के समझाइए, 5 लोगों को बैठा के समझाइए। आरएसएस की शाखा चली तो जिस पार्क में कोई आरएसएस वाला नहीं होता था, 2 आदमी भी होता था ना, सुबह 6 बजे वहां शाखा लगाता था। और हमारा आदमी जिसको नौकरी मिल गई वो पहले शहर में घर बनवाता है, 2 बीघा जमीन खरीदता है और गांव से कट जाता है। चंदा मांगने जाएंगे, अरे कुछ नहीं होगा, ये सब नेता फ्रॉड है। तो सब नेता फ्रॉड है तो वोटवा किसको दोगे? ऐसे लोगों से पूछिए जिनका राजनीतिक समझ भी ऐसी नहीं। आप यहां मंच मिल जाए और कहिए कि 30 साल में गलती हुई, उस घर का लड़ाई का फायदा किसके ऊपर जा रहा है? और क्या आप नहीं पहचाने धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा भीड़ किसकी है? इसलिए आपके बात ये कहने की जरूरत है। 5 दिन के लिए एक बाबा यहां भेजा गया कथा सुनाने, और खुलेआम टीवी पर क्या बोला पता है? कि बिहार में हमको कथा सुनाने से रोका गया तो मैं बिहार में 50 दिन की कथा कहूंगा। उसका देखा है ना, ऐसे ताली मारता है, पर्ची बनाता है। अजब कार्टून है। और उस कार्टून को टीवी पर बैठा करके टेलीविजन वाले कहते हैं कि चमत्कार कर रहे हैं बाबा, पर्ची बनाते हैं। इतने पर्ची बनाते तो बता देते कि 2025 में नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, को पर्ची उन्होंने पकड़ा दो। उनका पता ही नहीं। ये सब फ्रॉड क्या कर रहा है? 300 करोड़ का हॉस्पिटल कैंसर का बनाया जिसमें इलाज विज्ञान से होगा, पर्ची बना के कर देता। अभी एक बाबा का हमने देखा कि वो हवा में कैंची चला के पथरी का ऑपरेशन कर रहा है। ऐसे एक बाबा हर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के सामने बैठा दो। बिहार का गरीब आदमी, यूपी में बनारस में जाकर देखिए, सबसे ज्यादा मरीज बिहार का होता है। गलत कहूं तो बताइए। हर हॉस्पिटल के आगे एक कैंची वाला बाबा इसे बैठा दो। जानते हैं ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने बुनियादी लड़ाई छोड़ दी। अपना वोट पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई पर नहीं दिया और हम उनकी लड़ाई में आपस में बिखर गए। इसलिए एक बाबा को बैठाया है, वो बोला आपके सामने गूगल करके देखना, अगर ज्यादा रोकोगे तो 50 दिन कथा कहूंगा, और रोकोगे तो यहीं पर मठ बनवाऊंगा, और रोकोगे तो यहीं घर बनवा लूंगा। किसको धमका रहा है वो? और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी मैं आया तो एक दूसरे बाबा का पूरा पोस्टर लगा हुआ है, महासत्संग। अरे भाई, सत्संग अपने आप में सच का सत्संग होता है, सत्य का संग सत्संग। अब महासत्संग, महा झूठा कोई कह रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लोग ही तो उसमें कथा सुनने जा रहे हैं। और पता है, आप गूगल करके पढ़िएगा, उसी के ऊपर उसके आश्रम में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं और वहां तमिलनाडु में इसके ऊपर मुकदमा हो गया। और कुछ बाबा सब जेल में भी हैं, कुछ बेल पर हैं, और बाकी सब बीजेपी के प्रचार में लगा दिए गए। और ये सब कामयाब इसलिए हैं
क्योंकि हमने अपने बुनियादी 2 काम छोड़ दिए। अपने वैचारिक महापुरुषों का इतिहास भूल गए और बुनियादी सवालों पर एकजुट कैसे हो वो चलेगा। इसलिए मुझे भी निकलना है। आखिरी में 2-3 मिनट में मैं क्या कह सकता हूं। मेरे सामने एक खाका है, एक दृश्य है, और वो दृश्य इस बात का है, आदरणीय उदय जी ने कहा कि अगले 5 महीने आप बिहार आइए मत, बिहार में ही रह जाइए। वो बबुआ का कथा सुनने और संरक्षण सुनने तो सब लोग आएगा। अगर बिहार तैयार है तो हम यहां रहने और आने जाने में कोई परहेज नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप कितना तैयार हैं ये हमको बताइए। और हम लोग कथा कहना हमारा काम भी नहीं है। कथा कहना तो आसान काम होता है, बाबा बनना इस देश का सबसे आसान काम है। आपके सामने पीड़ित लोग आ जाए और आप कहिए बहुत मेहनत करते हो लेकिन मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता, तुरंत आदमी कहेगा हाँ बाबा। घर में कोई बीमार है, इलाज कराते हो ठीक नहीं होता, जी बाबा। बहुत दिनों से मुसीबत में हो, कोई मुसीबत दूर नहीं हो रही है, हाँ बाबा। अब इसमें से कोई भारत का 140 करोड़ आबादी में से अब कितने लोग कुंभ नहाए मैं ये नहीं बोलूंगा, और कितने लोग लौट के नहीं आए ये भी नहीं बोलूंगा, लेकिन सोचिएगा कि झूठ कैसे बोला जाता है। और बाबा इसलिए बनाए गए ताकि एक बाबा जो आपका नायक था उसके विचार खत्म कर दिए जाएं। इसलिए इन तमाम बाबाओं को हटा करके इस देश को अगर एक बाबा से चलाना है तो उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और किसी बाबा की इस देश को जरूरत नहीं है। केवल एक इलाज, एक डॉक्टर अकेला सब पर भारी पड़ेगा, बशर्ते कि पूरे बिहार वालों आप गांव-गांव जाकर के अपने नायकों को जोड़ लीजिए। और मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि जगदेव बाबू की कर्पूरी ठाकुर से कोई लड़ाई नहीं, पेरियार ललई सिंह यादव का जगदेव बाबू से कोई लड़ाई नहीं। लोहिया के विचार में आगे के लोग शामिल होते चले गए। इन तमाम महापुरुषों की लड़ाई आपस में नहीं थी, और उनके मानने वाले और उनकी जाति वालों में सारी लड़ाई आपस की है। बताइए गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? और जुड़ने का फॉर्मूला क्या है? आखिर में केवल निवेदन, समाधान केवल इस बात का, हारने का इतिहास हमारा नहीं है, लेकिन अब हम ऐतिहासिक हार के मुहाने पर खड़े हैं। पता है बिहार के लोगों, राजनीति का निर्णय आप लीजिएगा, लेकिन मैं सच कहना चाहता हूं, अगर हम दंगाई सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों को बिहार या देश से रोक नहीं पाए तो 10 साल बाद, 5 साल बाद इन महापुरुषों की जीवनी न तो सिलेबस में होगी और न ऐसे खुलेआम कार्यक्रमों में हम बोल पाएंगे। और उन्होंने अपने किताबों में भले लिख दिया होगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानम सृजाम्यहं युगे युगे, लेकिन आपके लिए एक बात सोच के बताइए कि आप पुनर्जन्म में यकीन करते हैं कि आपकी लड़ाई लड़ने बाबा साहब अंबेडकर लौट कर आएंगे? क्या कर्पूरी ठाकुर वापस लौट के आएंगे कि बिहार वाले लड़ नहीं पा रहे हैं, आइए हम थोड़ा बेहतर तो कर दें? क्या वापस जगदेव बाबू आएंगे? क्या वापस वो तमाम लोहिया और अंबेडकर और तमाम लोगों के वारिस आएंगे? लड़ाई किसको लड़नी है? लड़ाई हमें लड़नी, लेकिन हम आपस में बिखरे हुए हैं। इसलिए मेरा कुछ छोटा छोटा सुझाव, जब शाम हो जाए, नौकरी हो जाए खत्म, घर लौटिए तो अपने गांव, अपने मोहल्ले के, अपनी जाति बिरादरी से, समाज जिसको कहता है कि आपसे नीचे छोटी जाति वाले हैं, उनके घर बैठ करके चाय पानी पीना शुरू कर दीजिए, और तब अपने घर जाइए। आधा प्रेम मोहब्बत यहां से बढ़ना न शुरू हो जाए तो कहिएगा। आप जिस कार्यक्रम में जाते हैं, अपनी गाड़ी में अपनी बिरादरी वाले के साथ साथ 3-4 और अपने से अलग अपने भाइयों को बिठाकर हर जगह घूमना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी गाड़ी का दरवाजा खुले तो अपना बहुजन समाज 90% की नुमाइंदगी नजर आए। आप जाति बिरादरी छोड़ करके अपने जाति का विरोध नहीं करना है, इसलिए क्योंकि अपने जाति के लोग नाराज हो जाएंगे तो कहेंगे कि ये तो बदल गए, ये तो उनका हो गया। लेकिन दूसरों को हाथ बढ़ाइए, थोड़ी आलोचना सुन लीजिए, थोड़ी आलोचना सह लीजिए। 10 में 8 बातें अगर हमारी आपकी
मेल कर रही हैं, दो बातों पर झगड़ा है तो दो बातें कुछ दिन के लिए भूल जाइए, बचेंगे तो आपस का झगड़ा जीत लेंगे। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। दिल बड़ा करिए, नाक छोटी कर लीजिए। आखिरी बात, शिक्षा संविधान, इस आयोजन को, इस बात के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जोड़ना कहां है और कैसे जुड़ेगा? भाषण से नहीं जुड़ेगा। भाषण खत्म होने जा रहा है, धन्यवाद ज्ञापन होगा और धन्यवाद ज्ञापन हो कोई नहीं सुनेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। अभी इतना अनुशासन है तो इतना भाषण देकर के इतना बदलाव हो तो बता दीजिए। अब बोल दिया, हो सकता है कुछ लोग रुक जाए, नहीं तो जैसे ही माइक इधर बंद होता उठ के चल देते। इससे कोई बदलाव नहीं आने वाला। मैं उदय जी से एक बार पूछ रहा था अभी बैठे बैठे कि जब कर्पूरी जी रैली करने जाते रहे होंगे, लालू जी जाते रहे होंगे, पुराने नेता जगदेव बाबू जाते रहे होंगे, इतना बड़ा टेंट लगाने का मौका था क्या पिछड़ों दलितों के घरों में? उदय जी बोले कि वो लोग कहते थे कि कहीं से माइक का जुगाड़ कर दो बस। हमने पुराने समाजवादियों से बैठकर जब पूछा तो कहा कि जिनके घर बोल दिया कर्पूरी जी ने कि आपके यहां रैली करने आएंगे, एक जगह पहुंचने में देर हो गई, अंधेरा हो गया, लोग चले गए, 10-15 लोग बैठे थे, उनको लगा कि इतना बड़ा नेता को हम बुला रहे हैं, बेइज्जती होगी। कर्पूरी जी पहुंचे, गाड़ी से उतरे, कहे कि अरे वो माइक नहीं है, मंच नहीं है, बाद में हो जाएगा, तैयारी कर लें। लोग भी चले गए। कहे चौकी है ना, इस चौकी पे हम खड़े होंगे, माइक हाथ में लिए, वो वाला माइक था छोटा वाला, और सामने 10 लोग बैठे थे, बोलना शुरू कर दिया। हमारे नेता संसाधन नहीं था तब समाज को जोड़ ले गए, सोशल मीडिया नहीं था अपनी बात पहुंचा ले गए। हमारे पास संसाधन है। क्या आज से 1970 में SC, ST, OBC के नौकरी करने वाले लखपति, ठेकेदार, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर आज से 50 साल पहले ज्यादा थे कि अब ज्यादा है? सोच के बोलिए। मैंने अपनी प्रोफेसर की डायरी में, वहां आई हुई है, मन करे तो खरीदिएगा, उस प्रोफेसर की डायरी में एक बात लिखी, आरक्षण का फायदा लेकर, अपने पुरखों की कुर्बानी का फायदा लेकर पहली पीढ़ी के लोग जब ज्यादा शिक्षित हुए, नौकरी पाए, पैसा कमाए, तो उन्होंने अपने समाज का साथ देना मुनासिब नहीं समझा। ये मेरी आलोचना है और मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूं। मैंने भी अभी कोई इतना बड़ा त्याग नहीं किया है कि मसीहा बन के हम लोग घूमा जाए। त्याग उन्होंने किया जिस जगदेव बाबू को गोली से मार दिया गया साजिश करके, आज वहां कहां उनके विरासत के लोग खड़े हैं। त्याग उन्होंने किया। कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया जिस दिन गुजरे, एक बक्सा था जिसमें एक डायरी है, दो जोड़ी धोती कुर्ता था, और कर्पूरी ठाकुर पूरे जीवन अपना घर पक्का नहीं बना पाए। इस किताब में एक किस्सा लिखा हुआ है और उस किस्से में कहा कर्पूरी ठाकुर का कुर्ता फटा हुआ था। लोग दिल्ली में बोले गए, कर्पूरी जी कुर्तवा तो नया बनवा लीजिए। वो कहे हमारा आधा बिहार के लोगों के शरीर पर बदन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है और उनका मुख्यमंत्री अच्छा कपड़ा पहनेगा तो क्या हो जाएगा? हमारे पास तो अच्छा कपड़ा है साहब, हम तो ट्रेन और फ्लाइट से चल के यहाँ आए, और हमारे पास इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने प्रोफेसर, इतने ठेकेदार लोग हैं। और समाज का आंदोलन कर्पूरी ठाकुर के समय मजबूत था, जगदेव बाबू के समय मजबूत था कि आज है? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा आप बताइए। मुझे नहीं पता। आज गांव गांव में कोई ईमानदारी से जाता है क्या? कितने लोग हैं जो अपने पैसे से, अगर नहीं आप सरकारी नौकरी करते, आप चौराहे पर भाषण नहीं दे सकते, कर्पूरी ठाकुर की 4 किताब पढ़ने के लिए गांव में लाइब्रेरी नहीं खुलवा सकते थे। कोई कार्यक्रम कर रहा था, उसको पीछे से मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि संगठन एक नहीं है। अब आखिरी में मेरा निवेदन, संगठन अभी बनाने का वक्त भी नहीं है। 100 साल लगा तब कोई RSS बना। आप एक संगठन, हमारे तो बाबा साहब ने जितने संगठन बनाए उसी में कितने टुकड़े हो गए, और हमारे यहां सबसे ज्यादा बिखरे लोग। मेरा निवेदन, अगर अच्छा लगे तो मानिएगा, मैं आपसे उम्र में कम हूं, अनुभव है कम आपसे, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं, अगर उचित लगे तो मेरी सलाह मानिएगा। संगठन एक करने के चक्कर में मत पड़िएगा, विचार और मुद्दे पर एकजुटता बनाइएगा। और विचार यह है कि इस समय इस देश में केवल एक नैरेटिव चले, संविधान विरोधी एक तरफ और संविधान को मानने वाले एक तरफ। अपने आप देखिए एकजुटता बनेगी कि नहीं बनेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जिस तरह से एक
एक होने की बात करते हैं, न्यूनतम सहमति पर एकजुटता बनाइए। जाति जनगणना जिसके एजेंडे में होगा, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिश को लागू करना जिसके एजेंडे में होगा, सरकारी शिक्षा सरकारी नौकरी देना जिसके एजेंडे में होगा, जिसके एजेंडे में बाबा साहब के संविधान के उसूलों का सिद्धांतों का बात होगी, दो चार बातें उसकी अगर पुरानी गलतियां भी हो जाएं तो उसको माफ करके उस एजेंडे और उस विचार और मुद्दे पर एकजुटता बना लीजिएगा। अपने आप देखिए जमीन पर एकजुटता नजर आने लगी। और 3 चीजों पर उनका पूरा साम्राज्य बन रहा है, लूट, झूठ और फूट। इन 3 का इलाज कर लीजिएगा। झूठ का इलाज सच से होगा। सच बोलिए। बिहार जाति जनगणना कराकर सच बोला। जिन यादवों के खिलाफ कहा कि 14% है सबसे ज्यादा, वो उन्होंने ले लिया। उन्हें उनका सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी 1.6% आई। और जिसने असली मलाई खाई उसके बारे में कोई बात नहीं करता। झूठ का इलाज सच से होगा, फूट का इलाज एकजुटता से होगा, और लूट का इलाज आपकी एकजुटता के बाद सत्ता पाने से होगा। तब आपके लोगों को सत्ता, संसाधन, हिस्सेदारी, धन, धरती और राजपाट में हिस्सा मिलेगा। अन्यथा हमारे लोगों को आगे किया जाएगा। हमारे लोगों को ही आगे करके उन तमाम लड़ाइयों को हमसे छीन लिया जाएगा। जंगल काटने वाली लकड़ी का साथ देने के लिए, कुल्हाड़ी का साथ देने के लिए लकड़ियों को कहा जाएगा फलाने को वोट दे दो, इसमें जाति, आपकी जाति की तो लकड़ी लगी है। अगर जंगल की लकड़ियां जाति देखकर कुल्हाड़ी का साथ दे गई तो जाति के नाम पर जाति तो बचेगी, बाकी कुछ नहीं बचेगा। अभी एक सज्जन कह रहे थे हमारे नेता कुछ नहीं बोलते। हमारे नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, जाति खत्म करो। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जाति तोड़ो का नारा दिया। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने जात पात के नाम पर अलग से कहा कि ये सब खत्म करो, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता बाबू जगदेव प्रसाद ने जातियों को खत्म करके 90% को श्रमजीवी कहा। हमारे लोगों ने जाति नहीं जमात की बात की है। और हम आप कामयाब तब होंगे जब जाति नहीं जमात की बात करेंगे। न शिक्षा बचाने, संविधान बचाने का झंडा लेकर के गांव गांव चलिए। आप अकेले हैं तब भी गांव में जाकर लोगों से कहिए कि संविधान बचाने की लड़ाई में हम पूरी तरह से तैयार हैं। और नौजवानों को समझाइएगा, किसी दलित पर हमला हो तो अगर आप पिछड़े समाज के हो, अति पिछड़े समाज के हो तो उसके साथ खड़े हो जाना। अति पिछड़े पर हमला हो तो पिछड़े समाज के लोग खड़े हो जाना। किसी मुसलमान पर हमला हो तो बाकी लोगों मिलकर खड़े हो जाना। और जब संविधान पे हमला हो तो सारे संविधान के मानने वालों एक हो जाना। हाथ उठाकर यह आत्मविश्वास दीजिए कि संविधान बदलने वाली ताकतों को हम हराएंगे और समाजवादी अंबेडकरवादी देश हम बनाएंगे। इसे उम्मीद के साथ आप सब तैयार हैं क्या? जोर से बोलिए, तैयार हैं? एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को आगे गांव गांव तक पहुंचाएंगे। अगर पहुंचाएंगे तो हम बार बार आपके बीच में आएंगे और इस साहस और हिम्मत के साथ दंगाइयों को हराएंगे, जातिवादियों को हराएंगे और बाबा साहब के सपनों का भारत, जगदेव बाबू के सपनों का भारत, डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबको जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।